हम लोग पढ़ा रहे थे कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ अब सबको पता है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ ये कहता है, मान लो हमारे पास दो चार्ज है प्लस Q1 प्लस Q2, दो चार्जेस है। As we all know that positive charges, two positive charges repel each other, so they will, ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक उल्टी दिशा में एक फोर्स दिया। जो चार्ज 2 चार्ज 1 पे जो फोर्स देगा वो होगा F12। F12 इज द F12 इज फोर्स, repulsive force on charge 1 due to charge 2, ठीक है। चार्ज 2 के वजह से चार्ज 1 पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो होगा किधर? इस दिशा में, ऑपोजिट, मतलब रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के दूर भगाएगा। तो F21 इज repulsive force on charge 2 due to charge 1, repulsive force on charge 2 due to charge 1, ठीक है। अब कूलॉम्स ने बोला था कि जो ये दो फोर्स होगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्या बोला था? कूलॉम्स ने बोला था कि ये दो जो फोर्स है वो दो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, एंड उसका जो बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों पॉइंट चार्ज का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, डिस्टेंस का स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k का इस्तेमाल किया था, जिसका वैल्यू है k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, which depends upon medium dependent, ठीक है। तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ, जिसपे हम लोग मैग्नीट्यूड देखे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो अगर दो, एक चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को चेंज होके ये दो फोर्स जो है वो हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इसको पास कीजिएगा, ये इसको पास कीजिएगा। अगर दो नेगेटिव चार्ज आए तो फिर से वही ऑपोजिट डायरेक्शन पे, सेम एज दिस। तो ओनली चेंजेस occurs once when दो चार्जेस आर sign changed, sign of the two charges are being changed. Only in that case you can see that the repulsive force will be converted into force of attraction. Repulsive force will be converted into force of attraction, ठीक है। तो F21 equals to F12 equals to k Q1 Q2 by r square। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हमारा वेक्टोरिकल फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ कैसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर मैं बोलूं कि कूलॉम्स लॉ पे सिर्फ k Q1 Q2 by r स्क्वायर बोलने से काम चला जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू k Q1 Q2 by r स्क्वायर बोलने से काम चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कूलॉम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमें अब वेक्टर फॉर्म पे लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म इन कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पे हम बताएंगे कि पहले आपको एक चीज बोलना पड़ेगा, वो है पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अच्छे से। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लो कि एक पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ए पॉइंट, इसका लोकेशन मैंने बोला r, थीटा। मतलब क्या? पहले ये जो इसका जो पॉइंट का लोकेशन है ऑरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस का लेंथ कितना है? r, एंड वो कितना एंगल पे है? थीटा। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? ये सेम चीज हो जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। ये हो गया मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा आपको पोजीशन वेक्टर समझाने के लिए। तो ए पॉइंट का पोजीशन को हम एक वेक्टर के तरीके से देखेंगे, क्योंकि एक लेंथ है वेक्टर क्वांटिटी। अब ऑरिजिन से वो कितना दूर पे है ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा PA, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और PA will be called position vector of A, and it will be named as R vector, क्योंकि इस लाइन लेंथ को हमने R बोला है, इस वेरिएबल को हमने R से डिनोट किया है, इसलिए ये जो वेक्टर होगा ये R वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, ये R वेक्टर में ही ये थीटा छुपा हुआ है, ये R वेक्टर में ही इसका लेंथ छुपा हुआ है। हमको पोलर कोऑर्डिनेट से डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, r, थीटा। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है और ये लेंथ कितना है, तो ये इस वेक्टर में ही छुपा हुआ है, ये r थीटा दोनों टर्म्स। क्यों, कैसे? एक बात बताओ कि r वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट है, एक है r वेक्टर का मॉड्यूलस, दूसरा होता है r वेक्टर का यूनिट वेक्टर। एक होता है r वेक्टर का मॉड्यूलस, दूसरा होता है r का यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक होता है r का मॉड्यूलस, दूसरा होगा r का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर r वेक्टर डिफाइन करता है कि ये लेंथ कितना है, o से a का लेंथ कितना है। तो हमें लेंथ मिल गया, ये r जो मिला, इधर मॉड्यूलस ऑफ r सेम चीज है, ये मिल गया मेरा लेंथ, और लेंथ के साथ साथ मुझे थीटा भी चाहिए। तो थीटा के लिए ये r का वेक्टर डिफाइन करता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये थीटा हमको कैसे पता चलेगा? बताओ, थीटा हमें कैसे पता चलेगा? तो थीटा का वैल्यू होता है, ये r वेक्टर के अंदर ही थीटा छुपा हुआ है। थीटा क्या होगा? ये होगा r cos थीटा, ये होगा r sin थीटा, ये होगा r cos थीटा, ये होगा r sin थीटा। तो थीटा के अंदर यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं कि r वेक्टर इक्वल्स टू r cos थीटा इनटू i प्लस r sin थीटा इनटू j। ठीक है, और अगर आपको इस फॉर्म पे लिखना है, तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज एंगल चाहिए। तो मैग्नीट्यूड होगा इसका r, एंगल होगा इसका tan इनवर्स y, tan इनवर्स, इसको नाम देते हैं x, इसको नाम देते हैं y। ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई x, क्योंकि x एक्सिस क्या है? ये r है, तो r cos थीटा को लिख सकते हैं x, r sin थीटा को लिख सकते हैं हम y। तो ये हो जाएगा मेरा r एंगल tan इनवर्स y बाई x। तो ये सब चीजें छोड़ो, आपको ये चीज मैंने बताने के लिए मुझे बोलने का ये तात्पर्य ये था कि कोई भी पॉइंट का लोकेशन को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? कोई भी पॉइंट का जो लोकेशन होगा कार्टेशियन 2D प्लेन पे, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं r, थीटा से, और वेक्टोरिकली लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, तो ये सब चीजें बोलने का तात्पर्य ये था कि ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। पहले आप एक बार एक चीज समझ लो कि एक पॉइंट का जो लोकेशन होता है, ये पॉइंट का जो लोकेशन होता है, कोई भी पॉइंट का लोकेशन को हम एक वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिस वेक्टर का टेल पॉइंट होगा ऑरिजिन पे और एंड पॉइंट होगा, मतलब एरो का जो टेल होता है, हेड पॉइंट होगा ए पे, टेल होता है ऑरिजिन पे। तो इस वेक्टर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने नाम दिया r। तो r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी वेक्टर से डिफाइन करते हो, और इस वेक्टर का यूनिट होगा लेंथ, सेंटीमीटर। ठीक है, r वेक्टर सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताओ
कि आप में जो चीज मुझे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए चाहिए वो है, जो चीज मुझे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए चाहिए वो है, मान लो आपके पास दो पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। मान लो आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट है r1 एंड ए का पोजीशन वेक्टर है r1, बी का पोजीशन वेक्टर है r2। ए का पोजीशन वेक्टर है r1, बी का पोजीशन वेक्टर है r2। हमें डिफाइन करना है कि ए बी, ए से बी तक जाने के लिए पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज होगा। ए से मतलब पोजीशन बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कितना होगा, ये हमें डिफाइन करना है। तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी को हमने r से डिनोट किया, ठीक है, r से डिनोट किया। फिर से मैं बता रहा हूं कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2। हमें ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी होता है r, ठीक है, हमने r से डिफाइन किया। अब r इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इसको नाम दे दो o। तो देखो इन ट्रायंगल OAB क्या होता है, ये ट्रायंगल लॉ पे इसका डायरेक्शन मैंने a से b तक लिया। ट्रायंगल लॉ से देखो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ये दोनों ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल वेक्टर का ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं r1 + r2 इक्वल्स टू r1 + r इक्वल्स टू r2। और आपने वेक्टर का ट्रायंगल लॉ तो पढ़ा ही होगा, वो सब चीजें 11 में था, r2 - r1, ठीक है। तो r वेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ these two points, in terms of these 2 points as r2 - r1। अब एक और चीज देख लो कि अगर मैं एक ही चीज को दोबारा लिखता हूं, एक चीज को मैं दोबारा लिखता हूं कि ये मेरा ए पॉइंट है, r1 वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है मेरा r2, ठीक है, और ये है मेरा ab। बट इस केस में मैंने डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ BA, B से A तक जा रहे हैं, B से A तक जा रहे हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करके आएगा r1 - r2। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा r1 - r2, PBA आएगा r1 - r2। तो r1 - r2 देखो तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन में इधर से इधर जाओगे तो वेक्टर कुछ अलग, और बी से इधर जाओगे तो वेक्टर कुछ अलग। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह था कि कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, और कोई एक दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वो भी एक पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको दो पॉइंट का इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर को मालूम होना चाहिए। एंड पोजीशन वेक्टर होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये चीज याद होगा तभी आप कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो फिर ठीक है। तो वेक्टोरिकली कूलम्ब्स लॉ कैसा होगा, ठीक है। देखो दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो एक फोर्स होगा F21 और दूसरा फोर्स होगा F12, ठीक है। अब बताओ ये फोर्स किस, पहले हम F21 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। F21 के बारे में डिस्कस करते हैं। F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। एंड F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो F21 मतलब चार्ज नंबर 2 चार्ज को, F21 चार्ज नंबर 2 पे एप्लीकेबल हो रहा है, और फोर्स कौन दे रहा है? Q1। तो Q1 इसको उधर ठेलेगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इधर। तो फोर्स होगा कुछ ऐसा, इधर ऐसे जाके पूरा इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो ये है मेरा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या है? यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर।
अभी इसका ओनली मैग्नीट्यूड मैंने बताया बट डायरेक्शन नहीं बताया। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा। और डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर कौन सा लाए, किसके अलोंग लाए, देखो k q1 q2 दोनों ही मेरा सब स्केलर क्वांटिटी है। हाँ k डायरेक्ट k मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है पर वो भी स्केलर क्वांटिटी है। q1 q2 दोनों स्केलर क्वांटिटी है। r का ये मैंने r का मैग्नीट्यूड लिया, क्या लिया मैंने, r का मैग्नीट्यूड लिया, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ये लेंथ चाहिए लेंथ, तो ये इसीलिए छोटा सा टर्म, तीनों टर्म मिलके ये जो टोटल टर्म मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, एक टोटल स्केलर क्वांटिटी आ गया। पर ये जो r है ना, ये है मेरा डिस्पोजिशन वेक्टर। ये वेक्टोरिकली r इज कॉल्ड मेरा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इट इज द ओनली वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसका लेंगे, ये r का यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि फोर्स ये दोनों का डिस्टेंस के ऊपर वैरी करता है। तो फोर्स किसका लेंगे, और फोर्स इसके अलोंग काम कर रहा है, इस लाइन के अलोंग काम कर रहा है। तो इसके लाइन के अलोंग जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, डिस्टेंस का जो डिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर जो मिलेगा वही होगा मेरा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वही आएगा मेरा F21, वही आएगा मेरा F21। क्यों r का वेक्टर क्यों लिया, बाकी लोगों का वेक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बाकी तीनों स्केलर क्वांटिटी, r ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी है। r इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों, अगर मान लो ये चार्ज ऐसा रहा तो क्या हम ये डिस्टेंस लेंगे, नहीं ये डिस्टेंस ऐसे लेंगे, नहीं ये दोनों को ज्वाइन करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे और इसको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, बाद में देखेंगे। और ये है मेरा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। r इज द यूनिट वेक्टर, r इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर r वेक्टर को किस डायरेक्शन में लिया मैंने, इस डायरेक्शन में r वेक्टर को लिया, ठीक है। तो अभी अगर हमें ये मेरा अल्टीमेट फॉर्म नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले याद रखो कि जो मेरा स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ साथ जिस वेक्टर के अलोंग ये लाइन के अलोंग एक कूलम्ब्स लॉ काम कर रहा है, उस लाइन का जो वेक्टर होगा वही वेक्टर का यूनिट वेक्टर को r कैप को डाल के हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये होता है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये होता है मेरा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो मुझे ये बताओ F21 इक्वल्स टू k q1 q2 mod r स्क्वायर बाय r वेक्टर, mod r स्क्वायर r वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r कैप। तो इसको फिर से विथड्रॉ करके लिखते हैं k q1 q2 बाय mod r स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। आपको पता है ना, एक वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होता है, r वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा, r वेक्टर का मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय r यूनिट वेक्टर। तो r यूनिट वेक्टर विल बी कितना, r वेक्टर बाय mod r का मैग्नीट्यूड, mod r मतलब मॉड्यूलस ऑफ r। तो इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं जैसे k q1 q2 बाय इनटू r वेक्टर डिवाइडेड बाय mod r q, लिख सकते हैं mod r q। तो ये है मेरा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको और चेंज कर सकते हैं, चेंज करके एक अल्टीमेट फॉर्म आएगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। तो बाद में ये स्लाइड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि कैसे आता है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो मैंने बोला था कि अगर मान लो कि q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है r1, q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है r2, मतलब जैसे मैंने बताया था q1 चार्ज q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर r1 r2, मतलब मान लो कि q1 q2 कुछ ऐसा है, q1 q2 कुछ ऐसा है और ये मैंने xy प्लेन ड्रॉ किया। तो ड्रॉ किया मतलब ये प्लेन से ये r2 डिस्टेंस पे है, r2 इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन है r2 और इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन है r1। तो ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ r। जो वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिसे हम r से डिनोट किया है। तो पहले मैं बताया था कि r को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
F21 को हम डिफाइन कर सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर K Q1 Q2 बाय, अब R वेक्टर को हम लिख सकते हैं कितना, R वेक्टर को लिख सकते हैं हम R2 माइनस R1, तो हम लिखेंगे ऐसा कि R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस उसका क्यूब। तो ये होगा मेरा अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर व्हाट, दिस इज माय अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, एक तो हो गया F21, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। मैंने एक और फॉर्मूला भी बताया था कि F12 अब ये क्या होगा, F12 क्या होगा ये हमें डिफाइन करना है। तो मैंने बताया था कि अगर F12 में तो सब चीज सेम है, F12 में सब चीज सेम है कि K Q1 Q2 दोनों सेम है, पर ये जो R वेक्टर है ना, R वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे, क्योंकि चार्ज देखो F12 मतलब ऐसा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन भी ऐसा लिखेंगे। तो ऐसा लेंगे तो R हो जाएगा कितना, R1 माइनस R2। तो इस फॉर्मूला पे चेंज कुछ नहीं आएगा, हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब, मॉड्यूलस का होल क्यूब। ठीक है, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का होल क्यूब। सिर्फ R2 माइनस R1 के जगह हमने चेंज करके क्या कर दिया, R1 माइनस R2। बस यही मेरा फॉर्मूला है, अल्टीमेट फॉर्मूला है, यही मेरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को याद कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, हाँ मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये चीज ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ये आपको प्रूव करना है कि इधर से कैसे इस दो इक्वेशन से कैसे पॉसिबल है। ये आपको होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको अभी करके दिखाना है। ओके, बाय बाय।